गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बताइए। ओके ओके, ठीक। कुछ नोट्स टेलीग्राम पे हमने आज सेंड कर दिया है 5 मिनट बिफोर, तो आप उसको देख लीजिएगा। और आज भी नोट सेंड होगा क्लास के बाद, है ना। 5 PM के बाद हम नोट सेंड करेंगे ऑप्टिक्स का। और जो लेक्चर 1 हुआ है और आज जो लेक्चर होगा उसका मिला करके नोट्स मैंने आपको सेंड कर दिया है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से नोट्स कर लीजिएगा। ओके, सो डायरेक्ट अब हम लोग क्लास पे स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे? रिफ्लेक्शन। ऑलरेडी हम लोगों ने ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन देख लिया था। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया था और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिया था कि रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया था। फिर रिफ्लेक्शन के टाइप्स देखे थे हमने, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या था कि 1 आएगी कहीं और चली जाएगी, 2 आएगी कहीं और चली जाएगी। अगर आ रही है लाइट 1 2 3 तो बिखर जाएगी, यानी रिफ्लेक्शन के बाद लाइट उसी पैटर्न में नहीं रहेगी जिस पैटर्न से आ रही थी, अलग अलग डायरेक्शन में वो बिखर जाती है, जिसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्म नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप किसी ऑब्जेक्ट से रे लेके जा रहे हो, टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन के बाद पता चल रहा है आई वाला जो रेज है वो कहीं और चला गया, नोज वाला रेज कहीं और चला गया। तो अलग अलग डायरेक्शंस में रे क्या होती है? डाइवर्ट कर जाती है, जिस वजह से प्रॉपर इमेज नहीं बन पाता है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन जरूरी है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जरूरी है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म नहीं करता है। यहां तक बात हो गई थी। रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। पिछले क्लास की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिकैप। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये प्लेन मिरर के लिए वैलिड है या प्लेन और स्फेरिकल दोनों के लिए वैलिड है? क्या चीज तृप्ति कहाँ है? प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है और स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर के लिए भी वैलिड है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर जगह वैलिड है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर दोनों के लिए, सारे के लिए वैलिड है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। अब ध्यान से सुनना, अब टू दी पॉइंट करेंगे, क्योंकि नोट्स मैंने आपको दे दिया है, वहां से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। काम की बात सुनो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जब भी मैं कहता हूं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जस्ट लाइक ए मिरर, एक ऐसा सरफेस जिसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके का है। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने ऐसा बनाया, इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका की जो शेप है वो पैराबोला का है, और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहां पर पेंट किया गया है, ये है आपका मिरर, और मिरर की शेप का है पैराबोला। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑरिजिन को टच कर रहा है। क्वेश्चन ये कहा गया कि इस मिरर पर जो रे आती है, इस मिरर पे जो रे आती है हॉरिजॉन्टली, रिफ्लेक्शन के बाद वो हो जाती है वर्टिकल। यानी जो भी रे इस मिरर पे हॉरिजॉन्टली आएगी वो वर्टिकल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बताओ ऐसा किस पॉइंट पर होगा, यानी कि रे किस पॉइंट पर इंसिडेंट होनी चाहिए कि इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद रे क्या हो जानी चाहिए? वर्टिकल हो जानी चाहिए, ऐसे हो जानी चाहिए। ऐसा हर पॉइंट पर होगा क्या? ऐसा हर एक पॉइंट पर होगा या कुछ स्पेशल पॉइंट पर होगा? ये जो हॉरिजॉन्टल रे जो है ना, हॉरिजॉन्टल रे रिफ्लेक्शन के बाद जो वर्टिकल हो गई, ये सिर्फ स्पेशल पॉइंट पर होगा, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। जिस पॉइंट पर ऐसा होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। मान लेते हैं कि ये कहां हो रहा है? P पॉइंट पर। नाउ टेल मी द कोऑर्डिनेट ऑफ P
एक्स कॉमा वाई आपको बताना है क्या होगा। इट इज ए स्पेशल पॉइंट, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से सुनना। आपको पता होगा मैथमेटिक्स में कि स्लोप का मतलब होता है m, m का मतलब tan थीटा, tan थीटा का मतलब dy बाई डी एक्स। क्या इसी को स्लोप कहते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप। जिस पॉइंट पर ऐसा होगा, इट इज अ स्पेशल पॉइंट, हर जगह ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं कि रेज, मान लो यहां पर जो भी रेस P पॉइंट पर आएगी वही रेस रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल होगी। इसके अलावा कोई भी रेस आएगी वो कुछ और एंगल पे जाएगी, वर्टिकल नहीं होगी, कुछ और एंगल पे जाएगी, वो वर्टिकल नहीं होगी। -1 होगा एक्स एंड वाई का। चलो देखते हैं, ध्यान से देखना इस बात को। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो कंफर्म है कि इनके बीच में एक नॉर्मल होगा जो कि एंगल I इजिकल टू एंगल R को फॉलो करेगा। अगर ये वर्टिकल हो रही है तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो डेफिनेटली इसके बीच का ये एंगल 45 और इसके बीच का ये एंगल 45 होगा। मानते हैं इस बात को? तभी तो एंगल I इजिकल टू एंगल R वैलिड होगा। अब ये लाइन मैंने ऐसे खींचा, ये और ये अगर पैरेलल है हॉरिजॉन्टल, तो ये 45, तो पक्का ये भी 45 होगा, कोई शक वाली बात नहीं है। जिस पॉइंट पर ऐसा हो रहा है वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट। जहां पे ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी रेस P पर आएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो वर्टिकल हो जाएगी। क्या ऐसा हर जगह होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहां से नीचे कोई रे आती है तो वो टकराने के बाद वर्टिकल नहीं होगी, इसके ऊपर कोई रे जाएगी, टकराने के बाद वर्टिकल नहीं होगी। ये एंगल, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, कौन मुझे बताएगा कि टेंजेंट यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है? कौन बताएगा? ये 45 टेंजेंट नॉर्मल, दिस इज 90 डिग्री, ये कितना बना जी? 90। ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा। यानी कि जो टेंजेंट है वो कितना एंगल बना रहा है? 45। तो tan 45 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और tan 45 इज इक्वल टू 1, tan थीटा ही हमारा क्या होता है? dy बाई डी एक्स। इसका मतलब dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब y हमारे को दे रखा है ना, y फंक्शन दे रखा है। y कितना दे रखा है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इट, तो क्या लिखेगा? 2y dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, एंड dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2y इसके जगह क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू हाउ मच? 1। y कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर y 1 हो गया, इक्वेशन में पुट करो जी, फ्रॉम इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर बराबर 2x। y कितना हो चुका है? 1 का स्क्वायर बराबर 2x, तो x कितना आ गया? 1/2। यानी जिस पॉइंट पर ऐसा काम होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1/2, 1/2, 1 होगा या नहीं होगा? ढंग से देखो, समझो इस बात को। 1/2, 1 पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा रफ्तार मेंटेन करेंगे आज हम। चलो ध्यान देखो, इधर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। एक क्या दिया हुआ है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है y इज इक्वल टू 2l अपॉन पाई साइन पाई x बाई l, पाई x बाई l। इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये किसका इक्वेशन है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। और x का बाउंड्री दिया गया है 0 से लेकर l तक ही जाना है आपको। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां तक बनाना है? 0 से लेकर L तक। इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या ये? इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आपको वो पॉइंट बताना है, आपको वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रे आए, जब आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वर्टिकल हो जाएगी। आपको वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाए। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए।
किस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रे अगर आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। जरा देखते हैं कैसा मिरर है हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है। y इज इक्वल टू 2l अपॉन पाई साइन पाई x बाई एल, मतलब y किसका फंक्शन है, साइन का। इसका मतलब कि ग्राफ तो बनेगा साइन का, ग्राफ किसका बनेगा, साइन का। ये हो गया x, ये हो गया y, ग्राफ बनेगा साइन का, और साइन का ग्राफ सबको आता है, ग्राफ बन रहा है साइन का, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन अब कंडीशन देखो क्या दिया हुआ है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कंडीशन क्या दिया है, x 0 से l होना चाहिए। जरा x को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो, y इज इक्वल टू 2l अपॉन पाई साइन, x को जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0, साइन 0 0, यानी y 0, यानी जब x 0 तो y भी 0, मतलब यहां पे हैं हम लोग, एक बाउंड्री यहां है, ठीक। दूसरा x को क्या पुट करना है, l तक जाना है ना। जब x को l पुट करेंगे तो y बराबर 2l अपॉन पाई साइन में पाई x, x कितना दे दिया मैंने, l बाई एल, बाई 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 एल, एल से एल कट गया, साइन पाई कितना 0, तो y 0, यानी जब x 0 y भी 0, जब x l तो y कितना 0, जब x l, बताओ y 0 कहां मिल रहा है, दोबारा यहां मिल रहा है ना। यहाँ पे x कितनी हो गई, यहाँ पे x हो गई 0, यहाँ पे x कितनी हो गई, यहाँ पे x हो गई l। आपको मिरर कहां तक बनाना है, 0 से l तक, तो ये रहा मिरर। यहां तक मिरर है, इसके बाद वाला का कोई काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक, मिरर मैंने डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो पॉइंट बताइए, वो कोऑर्डिनेट बताइए जहां पर हॉरिजॉन्टल रे जब आए तो रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाए। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये वाला है। इस पॉइंट पर जो भी रे हॉरिजॉन्टली आएगी वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी, ऐसा मैंने माना। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, P1। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो अगर कराना है तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी, तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45। टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। यहां पर अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा ये भी 45, ये भी क्या बनेगा, 45 बनेगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर ये टेंजेंट 45 बना रहा है तो इसका मतलब जो यहाँ का स्लोप है, यहाँ का जो m है, यहाँ पे tan थीटा, थीटा कितना बन रहा है 45, यानी यहाँ का जो dy बाई dx है वो कितना आ गया 1। चलिए, अब इस फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट कीजिए। क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मुझे dy बाई dx की वैल्यू पता है 1, और y अगर दिया है तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तभी तो dy बाई dx आएगा, और dy बाई dx मुझे पता है 1 है। तो y कितना हमारे पास, जरा देखिए, 2l बाई पाई साइन पाई x बाई l। अगर हम डिफरेंशिएट करें इसको dy अपॉन dx, जरा ध्यान से देखना, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2l अपॉन पाई, साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos पाई x बाई l। किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, तो x का जो कोफिशिएंट है ना वो बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कोफिशिएंट बाहर आता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड होता है। हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई होगा, एकदम होगा, ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब मुझे पता है कि dy बाई dx जो ये है ना, ये है स्लोप, और स्लोप हमारा कितना है 1, तो स्लोप की जगह 1 आ गया, l से l गया, यहाँ पाई होगा, x का कोफिशिएंट बाहर आएगा ना, x के बगल में जो है वो बाहर आ जाएगा, पाई बाई एल, तो पाई बाई एल बाहर आ गया, l से l कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्या बच रहा है 2 cos पाई x बाई एल, 2 हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो cos पाई x बाई एल इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे बताइए cos थीटा 1/2 कब होता है, cos थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, तो यानी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होना चाहिए। एंगल है पाई x बाई एल, ये 60 डिग्री होना चाहिए। 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 होना चाहिए। पाई से पाई गया, x कितना आ रहा है, x आ रहा है l बाई 3, यानी जिस पॉइंट पर ऐसा होगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, l बाई 3।
कितना है इसका जी, L/3। वाई कोऑर्डिनेट जरा बताइए, वाई कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाओ आप लोग, वाई कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाइए, देखते हैं किसका सबसे पहले आता है। वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल हो जाएगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट L/3। वाई कोऑर्डिनेट कितना, वाई कोऑर्डिनेट कितना, वाई एक्स की वैल्यू यहां पुट कीजिए इक्वेशन में, वाई कितना है 2L/पाई साइन पाई एक्स बाई एल, यही है ना। तो यहां से आ जाएगा 2L/पाई इंटू साइन पाई बाई एल इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है L/3, एल से एल कैंसिल, एल से जब एल कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा साइन π/3 एंड π/3 मतलब 60 डिग्री ना, साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री कितना √3/2। तो 2 से तो 2 कट जाएगा, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया √3L/पाई, मतलब जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल हो जाती है उसका कोऑर्डिनेट है L/3 और √3L/पाई। आंसर होगा या नहीं होगा, एकदम सही है रोनित, वैभव सही आंसर है, पूजा कुमारी सही है। क्या इस क्वेश्चन का एक आंसर है या दो आंसर है, ये बताइए। क्या एक ही पॉइंट ऐसा पॉसिबल है कि दो पॉइंट पॉसिबल है, नॉट टेल मी। हॉरिजॉन्टल रे टकराने के बाद वर्टिकल हो गई, ऐसा एक जगह होगा या दो जगह होगा, सिर्फ इसी कोऑर्डिनेट पर होगा या कोई और भी कोऑर्डिनेट है, कौन बताएगा मुझे। हॉरिजॉन्टल रे वर्टिकल हो जाएगी, ऐसा दो है, दो, श्रेया पांडे सही है। एक इधर से भी तो हो सकता है, ऐसे रे आएगी और ऐसे हो जाएगी, ऐसे भी तो हो सकता है। अगर ऐसे हो जाएगा तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इसमें फर्क ये पड़ेगा कि जब आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा सब कुछ तो सेम रहेगा। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहां तक तो ठीक है। फर्क आएगा टेंजेंट में, जब आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा इस जगह पे, तो ये 45, ये 90, ये 90, तो इधर वाला एंगल 45, तो इधर वाला एंगल 135। और हम लोग एंगल क्या लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एंगल लेंगे 135, यानी इस केस में जो स्लोप होगा तो tan 45 नहीं होगा, tan 135 कितना, यानी इस बार dy/dx की वैल्यू 1 है, -1 है। dy/dx की वैल्यू क्या है, -1। यहां पर इस कोऑर्डिनेट, इस वाले पॉइंट का नाम हम रखेंगे P2। क्या नाम रखेंगे, P2। तो एक बार P1 पर ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टल रे आएगी, टकराएगी, वर्टिकल हो जाएगी, और एक ऐसा कहां होगा, P2 पे होगा, हॉरिजॉन्टल रे आएगी, टकराएगी, वर्टिकल हो जाएगी। ठीक, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। लॉजिक कहता है कि y कोऑर्डिनेट दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है, डायग्राम सिमेट्रिकल है, ये जितना हाइट उतना ये हाइट, तो इस P2 का भी y कोऑर्डिनेट इतना ही होगा √3L/2। चेंज क्या होगा, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ऑरिजिन यहां है, P1 इतने दूर पर है और P2 ज्यादा दूर पर है, तो P2 का x कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा और P1 का x कोऑर्डिनेट कम होगा, लेकिन हाइट दोनों का बराबर है तो y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चन था, किस पे क्वेश्चन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं मिरर के बारे में। मिरर के अगर हम बारे में बात करें तो मिरर हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। मिरर कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है प्लेन मिरर, एक क्या होता है, प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर,
एक होता है आपका पाराबोलिक मिरर। क्या होता है? पाराबोलिक मिरर। पाराबोलिक मिरर। प्लेन मिरर तो सबको पता है, स्ट्रेट होगा, यहाँ पर ये होगा। स्फेरिकल मिरर दो तरह की होती है, फिर एक कन्वेक्स कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। ये भी दो तरह का होगा, कॉनकेव पाराबोलिक और कॉन्वेक्स पाराबोलिक। देखिए कॉनकेव में ये ऐसे, कॉन्वेक्स में बाहर पेंट होगा। अच्छा, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन है मुझे यहाँ बताइए। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन होता है? जिधर पेंट होता है ना वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है, इसके उधर वाला ऊपर, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि रे यहीं पर रिफ्लेक्ट करेगी, नीचे से तो रे रिफ्लेक्ट करेगी नहीं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसमें पेंट यहां होगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है। ठीक, अगर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव हो, केव, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इधर पेंट है, ये केव, केव, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव के फॉर्म पर हो, दैट इज कॉल्ड कॉनकेव। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जस्ट कॉन्वेक्स, समझ रहे हो ना? केव वाला याद रखोगे तो कॉन्वेक्स अपने आप याद हो जाएगा। अब पाराबोलिक में क्या होता है, ये भी कॉनकेव ये भी कॉन्वेक्स। इसमें थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा स्फेरिकल नहीं होता है। जैसे बाइक के या गाड़ी के साइड मिरर में जो हैंडल के बगल में जो मिरर होता है वो पाराबोलिक होता है, स्फेरिकल नहीं होता है, पाराबोलिक होता है। तो ये हो गया आपका मिरर। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्लेन मिरर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल मिरर। पाराबोलिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये दोनों मिरर पढ़ना है। ठीक, हाँ, पाराबोलिक क्यों आया, उसका क्या फायदा है वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये मिरर पढ़ो। सबसे पहले पढ़ना है प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लेन मिरर चालू कर रहे हैं, लेकिन प्लेन मिरर के पहले एक और चीज पहले समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट कभी भी अगर आपको पहचानना हो ना, क्या करोगे? इंसिडेंट रे को पकड़ो। इंसिडेंट रे जहां कट करेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। पहली बात, कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट पकड़ना हो तो इंसिडेंट रे को पकड़िए। इंसिडेंट रे जहां मीट करेगी या मीट करते हुए लगेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या मैंने बोला? ऑब्जेक्ट ढूंढना है, इंसिडेंट रे को पकड़ो। इंसिडेंट रे जहां कट करेगी या कट करती हुई लगेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। इमेज कैसे ढूंढोगे? रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे जहां कट करेगी या कट करती हुई लगेगी वो इमेज होगा। ऑब्जेक्ट ढूंढना है, इंसिडेंट रे के पास जाओ। इमेज ढूंढना है, रिफ्लेक्टेड रे के पास जाओ। देखो ये मान लो मिरर है, कोई सा भी मिरर हो सकता है, मैंने प्लेन बनाया। ऐसे हुआ, देखो रे ऐसे आई, मिरर से यहां टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद रे ऐसे चली गई। रे यहां से आई, मिरर से टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसे चली गई। ये वाली रे ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है, और ये वाली रे को ऐसा लग रहा है कि ये यहां से आ रही है। ठीक, ये दोनों रे, ये है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। बताओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन, इमेज कौन? ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है? ऑब्जेक्ट और इमेज नाम दे देते हैं क्या? ए बी। ए और बी में कौन ऑब्जेक्ट कौन इमेज? अब देखो, रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई। रे ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई, यहां कट रही है। ठीक,
इसमें बताइए ऑब्जेक्ट कौन है, बी कौन है, इमेज है, ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट बी इमेज। ओके, यहां पर इंसिडेंट रे को देखते हैं। इंसिडेंट रे जहां कटती है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे यहां कट नहीं रही है, बट एज्यूम करो करो कि कट सकती है ना, पीछे लाइन है तो कट जाएगी यहाँ पे, तो यहां पर ये बन रहा है इमेज। लेकिन ध्यान से देखना कि जो ऑब्जेक्ट है ना, जहां पर रियल में रे निकल रही है या रियल में रे कट रही है, तो इसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। इमेज रियल नहीं है क्योंकि रेज यहां पे एक्चुअली में कट नहीं रही है, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या बोलते हैं इसको, वर्चुअल इमेज। यहां देखिए, ये इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट, ये इंसिडेंट। इंसिडेंट रे जहां कट करेगी या कट करती हुई लगेगी वो ऑब्जेक्ट होगा। रिफ्लेक्टेड रे जहां कट करेगी या कट करती हुई लगेगी वो इमेज होगा, तो ये इमेज होगा। अब बताइए यहां पर ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, रियल या वर्चुअल, जल्दी बताइए, ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल, वर्चुअल, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर रेज एक्चुअली में कट नहीं रही है, यहां पर रेज एक्चुअली में कट नहीं रही है, कटती हुई लग रही है, तो ये हो गया वर्चुअल। और इमेज क्या है, इमेज क्या है, रियल की वर्चुअल? इमेज रियल है। इमेज क्या है, रियल। ऑब्जेक्ट ढूंढना है, इंसिडेंट रे को पकड़िए। इमेज ढूंढना है, रिफ्लेक्टेड रे को पकड़िए। अगर रेज एक्चुअली में कट कर रही है तो रियल, कट करती हुई लग रही है तो वर्चुअल। अब यहां पर एक मिसकंसेप्शन हम बताते हैं, बहुत सारे लोगों को यहां मिसकंसेप्शन होता है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है। ध्यान से देखिए, तो क्या प्लेन मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बना रही है कि रियल इमेज भी बना रही है? इसलिए याद रखना, ये मिसकंसेप्शन है। मैक्सिमम लोगों को लगता है प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, गलत है ये बात। प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। प्लेन मिरर की खासियत है कि एक रियल होता है तो दूसरा वर्चुअल होता है। ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, इमेज ऑब्जेक्ट वर्चुअल तो इमेज रियल। खैर ये आगे की बात है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और इमेज की बात हो गई। अब देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज की बात हो गई, ठीक। अब हम लोग शुरू करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जितनी भी बातें हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। प्लेन मिरर, सबसे पहली बात कि प्लेन मिरर में ये आपका प्लेन हो गया, प्लेन मिरर। नीचे जो सरफेस आप देख रहे हो पॉलिश किया हुआ है, ऊपर वाले सरफेस को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें हम लोग जानते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R वैलिड होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। और प्लेन मिरर में एक और चीज हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर होगा मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट मैंने लिया, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है h0, मिरर से ये है u डिस्टेंस पर। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पर कौन बनेगा, इमेज बनेगा। ये सब हम लोग अभी इमेज फॉर्मेशन में सीखेंगे। इमेज का डिस्टेंस मान लेते हैं v है, दिस इज इमेज, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट h0 है, इमेज की हाइट hi है। तो जितने मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, हाइट भी दोनों की बराबर होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, दोनों की हाइट बराबर होगी। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, आपने पढ़ा होगा 10th में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि दोनों की हाइट इक्वल है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा +1। सो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन आ रहा है +1। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होता है कि इमेज
वर्चुअल है, ये बात समझिएगा। ये आगे भी आपको हम बताएंगे स्फेरिकल मिरर में। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, सर रियल इमेज, एक सेकंड, क्या आपने बोला सर? रियल इमेज बाय प्लेन मिरर का एग्जांपल, रियल इमेज बाय प्लेन मिरर, अगर एक साथ दो रेस डिफरेंट जगह से इंसिडेंट करवाएं तो हर केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। एक साथ दो रेस डिफरेंट जगह से इंसिडेंट करवाएंगे तो हर केस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए, अगर रियल इमेज में क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो पहले आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट फ्रेम करो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आप बनाएंगे तो उस केस में जो प्लेन मिरर है वो रियल इमेज फॉर्म करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर एक, मतलब मान लीजिए दो मिरर है पैरेलल, तो एक मिरर का जो इमेज बना, वो जो इमेज बना वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो वो जो इमेज का ऑब्जेक्ट, जैसे एक मिरर है, इसने पहला इमेज बनाया, तो इसका जो इमेज बना वो क्या हो गया? वर्चुअल इमेज हुआ। वो इमेज दूसरे मिरर के लिए एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, तो वहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? वर्चुअल। तो इसका जो फ्रेम होगा इमेज, वो रियल इमेज फ्रेम करेगा। फिर वो इमेज दूसरे वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट। तो होगा क्या कि इसके लिए एक से ज्यादा आपको क्या रखना होगा? मिरर रखना होगा, ताकि जब प्लेन मिरर पहली बार इमेज बनाएगी तो वो वर्चुअल इमेज बनाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है। उसके बाद वो जो इमेज होगा वो दूसरे मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो हम लोग कहेंगे कि इमेज रियल फॉर्म करेगा। अदरवाइज उस केस में क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगा। ठीक, तो इसमें पहले ऑब्जेक्ट को वर्चुअल बनाना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज क्या है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज क्या आएगा? वर्चुअल। मैग्निफिकेशन किसी का भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज क्या होगा? वर्चुअल। याद रखना इस बात को, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज होगा रियल, और अगर वर्चुअल पॉजिटिव आएगा तो वर्चुअल, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज बनेगा रियल। एक चीज और, मिरर में एक बात याद रखना, नेगेटिव वाली चीजें रियल होती हैं और पॉजिटिव वाली चीजें वर्चुअल होती है। रोनी सर, एनी अदर एग्जांपल ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट अदर देन मिरर? किसी और एग्जांपल को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जैसे मान के चलिए, आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर क्या होगा कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ही तरह से हो सकता है कि कोई एक इमेज है, किसी ने मान लिया, किसी मिरर ने कोई इमेज बनाया, वो इमेज जब दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा तो वहां पे हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट को ही ट्रीट करेंगे। ऐसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप रियल वर्ल्ड में ला नहीं सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप रियल वर्ल्ड में कैसे लाइएगा? वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि किसी मिरर के इमेज को ही आप ऑब्जेक्ट एज्यूम करो, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसके लिए वर्चुअल बनेगा। मिरर में याद रखना, नेगेटिव वाली चीजें रियल होती हैं, पॉजिटिव वाली चीजें वर्चुअल होती हैं मिरर में। तो m अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल, m नेगेटिव तो इमेज रियल। नेक्स्ट, प्लेन मिरर में और देखिएगा, प्लेन मिरर में हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे ना, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर का। हेडिंग लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब ध्यान से सुनना ये चीज, इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे मान लेते हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है, आपको दो इमेज बना के दिखाते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट का और एक लेंथ वाले ऑब्जेक्ट का। मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनाना है। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम करना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वहां से मिरर के ऊपर जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। इमेज कभी भी आपको बनाना हो तो ऑब्जेक्ट से मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन द मिरर। जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसी लाइन पर कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। क्या मैंने कहा? ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए,
अगर मिरर है तो भी, नहीं है तो भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे उसी लाइन पर कहीं ना कहीं इमेज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से ऑब्जेक्ट यहां है, मिरर यहां है, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। अब हम इस बात से श्योर हो गए कि इमेज इसी लाइन पर होगा कहीं ना कहीं। अगर ये डिस्टेंस x है तो x डिस्टेंस पीछे बनेगा इमेज। लोकेशन पता चल गया। अब देखो मान लेते हैं कि एक रे हमने यहां लेके गए, जब ये रे रिफ्लेक्ट करेगी तो ऐसा फील होगा कि कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, तभी तो इमेज बनेगा वहां पे। अब इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मान लो रेज जैसे यहां है ना, रेज मान लो यहां टकराई, यहां, क्या ये भी रेज वहीं से आती हुई लगेगी या कहीं और से आती हुई लगेगी? ये वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद यहां से आती हुई लगेगी या कहीं और से आती हुई लगेगी? कहीं और से अगर आती हुई लगेगी तो इमेज कहीं और बनेगा। सेम डिस्टेंस ऑन द अदर साइड, वहीं से आएगी। बहुत अच्छा है, यहीं से आएगी ना। अगर ये यहीं से आएगी इसी पॉइंट से, इसी पॉइंट से आती हुई लगनी है। अगर अलग पॉइंट से आएगी ना तो क्या होगा, अलग पॉइंट से आएगी तो फिर इमेज अलग बन जाएगा। तो यहां से अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, ये नॉर्मल हो गया, तो ये अगर अल्फा बनेगा तो ये बन जाएगा बीट, ये भी अल्फा, दोनों एंगल बराबर होगा। अब देखो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। उसी तरह ये ट्रायंगल ऊपर वाला और ये ट्रायंगल इधर वाला सिमिलर है, इसलिए रेस कहीं भी टकराए वो उसी पॉइंट से आती हुई लगेगी जहां पर इमेज है। और यहां पर हम लोगों ने एक दो रेस लिया है। इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए? 2। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारी रेस निकलती हैं। जितनी भी रेस इस पे निकलेंगी ना, जैसे और भी देखो यहां से एक और रेस निकालते हैं, ये रेस भी इसी से आती हुई लगेगी, ऐसे टकराएगी। कोई भी रेस निकालोगे ना वो इसी पॉइंट से आएगी, तो ऐसा फील होगा रिफ्लेक्शन के बाद, ऐसा लगेगा कि सारा रेस इस पॉइंट से आ रहा है, यहां पर इमेज बना। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट के पास लेंथ है, तब आप उसका इमेज कैसे बनाएंगे? यहां पर ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज क्या बनाएंगे? जितने डिस्टेंस पर, पहले तो ऑब्जेक्ट देख लो कितने डिस्टेंस पर है। अगर x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ना, तो x डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। प्लेन मिरर का यह खासियत होता है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसका भी बनेगा। सबसे पहला एक रेस यहां से निकालो, मिरर के परपेंडिकुलर जो भी रेस जाएंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आ जाएगी उसी लाइन पर। अच्छा ये वाली चीज सिर्फ इसके लिए वैलिड है या हर मिरर के लिए वैलिड है? जैसे मान लो मैंने ये कहा कि अगर ये प्लेन मिरर है, यहां पर एक रेज ऐसे आई परपेंडिकुलर जो रेज आएगी वो परपेंडिकुलर ही चली जाएगी। सिर्फ इसके लिए वैलिड है या फिर हर एक स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है? स्फेरिकल मिरर में देखो क्या करना होगा, पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आप पास करोगे वो ऑटोमेटिक मिरर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी रेज इसी पाथ से वापस आ जाएगी, रेज उसी पाथ से वापस आ जाएगी, इसको बोलते हैं। अच्छा यहां ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इंसिडेंट रे ये वाली, नॉर्मल तो यही रहेगा मिरर के परपेंडिकुलर, इंसिडेंट रे सब मिरर के लिए, सही बात है। इंसिडेंट रे ये है, देखो ये मिरर, रेज आपने ऐसे लाया, अगर आप इंसिडेंट रे ऐसे ला रहे हो परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल भी तो यही होगा मिरर के परपेंडिकुलर। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ कितना है? 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो जितना एंगल आई होगा उतना एंगल आर होना चाहिए।
तो अगर एंगल आई 0 है तो आर भी 0 होना चाहिए, और आर 0 कब होगा, जब रेस इसी लाइन पे वापस हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही हो गया, नॉर्मल भी यही हो गया। हाँ, तो इस केस में एंगल आर भी क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल सेम है, एंगल आई यहाँ पे 0। रिफ्लेक्टेड रे, टकराने के बाद रेस ऐसे गई ऊपर, और नॉर्मल तो इसी जगह, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे एंगल आर भी 0, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो प्लेन मिरर के लिए भी वैलिड है, स्फेरिकल मिरर के लिए भी वैलिड है। तो यहां से एक रेस मैंने ऐसे लेके गए परपेंडिकुलर, टकराने के बाद वापस आ गया, तो ऐसा लगा कि वो यहां से आ रहा है। दूसरी रेस यहां से ले जाओ, तो ये ऐसा फील होगा कि यहां से आ रहा है। मिनिमम 2 रेस तो होना ही चाहिए। तो देखो ये वाली रेस वहां गई, ये वाली रेस यहां से आ रही, तो यहां कट रहा है ना, तो ये इमेज बना। क्या बन गया, इमेज। क्या बन गया, इमेज। नेक्स्ट, प्लेन मिरर में अगर मैं आपसे बोलूं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहां से आ रहा है, कहां से वैलिड हो रहा है, तो आप उसको जवाब देंगे फर्मेट प्रिंसिपल से। ध्यान दीजिएगा इधर, फर्मेट प्रिंसिपल। क्या है फर्मेट प्रिंसिपल, ध्यान से देखना। जैसे मान के चलो ये कोई मिरर है, और यहां से आपने एक रेस को इंसिडेंट कराया, ये यहां से हाइट है h, मुझे बोला गया कि रेस को a से कहां पहुंचाना है, b तक, लेकिन रिफ्लेक्शन कराने के बाद ऐसा बोला गया कि रेस को a से b तक पहुंचाना है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन। आप सोचोगे रेस कैसे जानी चाहिए, ऐसे आके ऐसे जाए, ऐसे आकर ऐसे जाए, यहां तक आकर के ऐसे जाए, कुछ भी हो सकता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, और ये हाइट कितनी है h। तो रेस को यहां से वहां पहुंचाना है रिफ्लेक्शन के बाद। तो मान लेते हैं हम रेस ऐसे जाकर रेस ऐसे जा रही है। इस केस में हमने जानबूझ करके एंगल अलग अलग लिया है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल मान लेते हैं फाई। अभी मान लीजिए मैंने दोनों एंगल्स को अलग अलग लिया है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दोनों एंगल बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए, उसका रीजन सुनो। कोई भी रे अगर किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाना चाहती है रिफ्लेक्शन करके, तो वो तभी मतलब वो उस पाथ को सिलेक्ट करती है जिसका लेंथ छोटा होता है। रिफ्लेक्टेड यानी जो रेज होती है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाती है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ पे जाती है जिसका लेंथ कम होता है। तो आप यहां से लेंथ निकाल देते हैं। ये मान लीजिए x है, तो ये कितना है d माइनस एक्स। पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल लोगे, तो टोटल लेंथ आ जाएगा, आएगा टोटल लेंथ। ये कितना होगा, ये लेंथ कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये लेंथ कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये लेंथ शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ये लेंथ क्या होना चाहिए, शॉर्टेस्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करके 0 कर लीजिए। शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया मिनिमम लेंथ, और मिनिमम का मतलब होता है मिनिमम फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जो भी फंक्शन मिनिमम होता है, मैं कह रहा हूं लेंथ को मिनिमम करना है, तो लेंथ का मिनिमम तभी होगा जब उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जब यहां से आप सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी d/2। x की वैल्यू d/2 का मतलब कि जो रेज है वो कहां टकरा रही हैं, इसके मिडिल में। और जब रेज मिडिल में टकराएंगी तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, थीटा बराबर फाई। और यहीं से आ जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसी बात को लेकर प्रूव किया जाता है कि जो रेज होती हैं शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। रेस क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। इमेज के बारे में मैंने आपको क्या बोला, ऑब्जेक्ट जहां पर भी होगा मिरर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इमेज उसी लाइन पर होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं,
ये है मिरर, यहां से x डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है, तो x डिस्टेंस पीछे इमेज मैंने बना दिया, x डिस्टेंस पीछे मैंने इमेज बना दिया। सही है या गलत है? मिरर से x डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट था, तो मैंने x डिस्टेंस पीछे इमेज बना दिया। सही या गलत? सही है या गलत है, जल्दी बताओ। श्रेया पांडे, रोनित, अंकित सिंह गलत है, पूजा कुमारी सही है। अरे दोनों डिस्टेंस बराबर है भाई। मिरर से कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है? x। इमेज भी कितना डिस्टेंस पीछे बनाया? x। सर सही है, ये तो सही है। ओनली फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट सही होगा। हाँ हाँ, पॉइंट ही ऑब्जेक्ट है। इट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। टेल मी इट इज करेक्ट और नॉट, जल्दी बताओ। गलत है, गलत है। यहां पे कभी इमेज नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या अभी सिखाया। ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन द मिरर, और इमेज उसी लाइन पर होगा। तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इमेज इसी लाइन पर होगा और कहीं नहीं होगा। उसी लाइन पर होगा। कौन से लाइन पर? परपेंडिकुलर वाले लाइन पर। तो अगर यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं कि y है, तो यहां से y डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। दिस इज करेक्ट इमेज। पहली बात, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको दिखाते जा रहे हैं। दूसरा, अगर ये मिरर है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट है ये, इमेज बना ए डैश बी डैश। सही इमेज की गलत इमेज? इसका बताइए, सही है या गलत है? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे रखा, इमेज वैसा बना। सही या गलत? गलत है। बहुत अच्छी बात है, इमेज गलत है। ये कैसे बनेगा तब? अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से है ना, ए और बी, तो इमेज बनेगा ऐसे, ए डैश बी डैश, ऐसा इमेज बनेगा। सही है? अब ये वाला तो सही है ना, ये वाला तो सही है, ये डायग्राम सही है, ये वाला डायग्राम गलत है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है? लैटरल इन्वर्टेड। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। लैटरली इन्वर्ट का मतलब, लैटरली इन्वर्ट का मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपका जो राइट हैंड है, मिरर में देखोगे तो लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट हैंड है, मिरर में देखोगे तो राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा। तो इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्ट कर देती है इमेज को। अच्छा, मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट, इमेज बना ऐसे ए डैश बी डैश, इमेज मैंने ऐसे बना दिया ना, ए डैश बी डैश इमेज। बताओ ये सही इमेज है कि गलत इमेज है? सही या गलत? तुम लोग बोलोगे, बोलते जाओगे भाई, छोटा छोटा पॉइंट पे पूछ रहा हूं। इमेज के रिगार्डिंग एरो नीचे होगा तो सही है या गलत है? गलत हुआ ना, ये वाला इमेज गलत है। अगर मिरर इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे होगा, ए डैश बी ए बी, तो इमेज ऐसे बनेगा, ऐसे।
ए डैश बी डैश। ठीक, ये इमेज है, ये सही होगा, ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या बात यहां तक समझ में आ रही है किसी को? कोई दिक्कत? चलो एक और पूछते हैं क्वेश्चन आपसे, यहां से देखना, क्योंकि ये छोटा छोटा पॉइंट है, अब इसी से कंसेप्ट बिल्ड होगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि यहां पर एक मिरर, ये मिरर है 45 डिग्री के एंगल पे, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है 2,0 पे रखा हुआ। इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, इमेज का कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा? जीरो कॉमा 4, क्या बात कर रहे हो? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताओ। देखो पहला चीज ना अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, इमेज बनेगा कहां, पहले वो लोकेशन ढूंढो, आइडिया ले लो, इमेज कहां बनेगा, एक आइडिया लेना जरूरी है। तो मैंने क्या बोला है कि हमने क्या सीखा अभी, सबसे पहले अगर इमेज बनाना है तो क्या करना होगा, मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना होगा। सही बात है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, अंकित सही है, आरती सही है, गौरी आपका भी सही आंसर। चलो देखो यहां पर क्या करोगे, ये है आपका क्या ऑब्जेक्ट और ये मिरर, तो मिरर पर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, कर लिया, ठीक, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनता है। तो देखो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मिरर से अगर इतना डिस्टेंस है तो इतना डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट मिरर से ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पर है ना, तो इतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा इमेज। ठीक, स्केल से बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा ना, ये डिस्टेंस बराबर होगा। अच्छा ये एंगल 45, तो मिरर से अगर 45 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है, मिरर से 45 डिग्री पर अगर ऑब्जेक्ट है तो मिरर के पीछे भी 45 डिग्री पे इमेज बनेगा। मिरर से 45 डिग्री पर अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो मिरर से 45 डिग्री पीछे भी इमेज बनेगा। तो जब आप मिरर से 45 डिग्री पीछे जाओगे तो कहां पहुंचोगे, वाई एक्सिस पे, और ये भी मुझे पता है कि इमेज परपेंडिकुलर लाइन पर ही होगा और वाई एक्सिस पर होगा, मतलब दोनों के पॉइंट से अगर हम देखें तो ये वाला कॉमन पॉइंट है, तो इमेज यहां बनेगा और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये डिस्टेंस भी 2 होगा। लग नहीं रहा है, स्केल से बनाओगे तो 2 होगा, 0,2। ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्लेन मिरर में खासियत क्या है, मिरर से जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही पीछे इमेज होगा। पहली बात, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतना डिस्टेंस पर इमेज होगा। इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, इमेज उसी लाइन पर होगा। ठीक, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो इसका जवाब दीजिए। ऑब्जेक्ट यहां है 3,0 पे, इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ, ये एंगल है 45 डिग्री, इमेज का कोऑर्डिनेट बताइए। इमेज का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, अगर ये 45 डिग्री पर है और ऑब्जेक्ट यहां है तो मिरर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आप बोलोगे सर यहां तो मिरर ही नहीं है, अगर मिरर नहीं है
तो आप इसको इमेजिन कर लो, एक्सटेंड कर लो, मिरर मान लो इसको कि हाँ मिरर है, और इसको मिरर मानते हुए यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब हम क्या क्या बोल सकते हैं, इस मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा, और इमेज कहां होगा, इसी ब्लू वाले लाइन पे 0,3, सही है, 0,3 पे। दो तीन बात मेरे ध्यान से सुनना, हम फिर से बोल रहे हैं, ये मिरर, मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पीछे इमेज, इमेज हमेशा मिरर पे जो आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे उसी लाइन पर होगा, इमेज हमेशा ब्लू वाले लाइन पर होगा, कहीं भी, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी होगा, बट होगा हमेशा कहां पर, ब्लू वाले लाइन पर। अच्छा ये एंगल कितना, 45। तो मिरर अगर हम मिरर मानते हैं तो मिरर से 45 डिग्री पर है ऑब्जेक्ट, तो मिरर से 45 डिग्री पर इमेज भी होगा, एंगल भी सेम होता है, डिस्टेंस तो सेम होता ही सेम होता है, प्लेन मिरर में एंगल भी सेम होता है, जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पीछे इमेज बनेगा। तो जब आप मिरर से 45 डिग्री पीछे आओगे तो वाई एक्सिस मिलेगा, यानी इमेज बनेगा वाई एक्सिस पर, और हम ये बात कह चुके हैं कि इमेज ब्लू वाले लाइन पर होगा, मतलब दोनों के हिसाब से ये वाला पॉइंट होगा, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा सिमेट्री के हिसाब से 0,3। तो इमेज बन रहा है 0,3 पर, कहां बन रहा है, 0,3 पर। चलिए ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं, इसका जवाब दीजिए। मिरर है इस बार 30 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री पर नहीं है, 30 डिग्री एंगल पर है, और यहां से 2 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके इमेज का कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट बताइए इमेज का, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताओ, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे हम। सबसे पहला काम, ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर, ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, और हम डैम श्योर हो जाएंगे कि इमेज इसी ब्लू वाले लाइन पर होगा, जहां भी होगा तो ब्लू वाले लाइन पर, ठीक। अब हम ये भी जानते हैं कि मिरर से कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट है, 30 डिग्री एंगल पे, मिरर से कितने डिग्री एंगल पर है, 30 डिग्री एंगल पे ऑब्जेक्ट है, तो मिरर से 30 डिग्री पीछे इमेज बनेगा, तो इमेज कहां बनेगा, मिरर से 30 डिग्री पीछे वाले लाइन पे, ये दोनों लाइन जहां कट करेगी इमेज वहीं होगा। अब हम ये भी जानते हैं कि ये डिस्टेंस, अगर ये कॉर्नर है, यहां से अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर है तो इस कॉर्नर से इमेज भी कितना होगा, 2 मीटर पे होगा, इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होगा, 2 मीटर पे होगा। अब ये बताओ कि एक्स एक्सिस से ये वाला लाइन, इमेज वाला लाइन कितना एंगल बना रहा है, 60। अब ये पूरा एंगल 60 और ये लेंथ कितना है, 2 मीटर। तो आप वेक्टर तोड़ने जानते हो ना, ये मैं कह रहा हूं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है 2 मीटर और ये है इमेज, ये एंगल 60 डिग्री। बताइए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखेगा, तो पहले आप 2 मीटर को नीचे तोड़िए, कंपोनेंट क्या लिखेगा, 2 cos 60, और यहाँ क्या लिखेगा, 2 sin 60, 2 cos 60 कितना हो जाएगा 1, और 2 sin 60 कितना होगा √3, तो 1, √3। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 1, √3, कितना आ जाएगा 1, √3, ठीक है। इमेज बना के दिखाओ, ये है 45 डिग्री, ऑब्जेक्ट यहां है, इस बार ऑब्जेक्ट के पास लेंथ है, लेंथ कौन सा ऑब्जेक्ट है, ए बी, इसका इमेज बताइए कितना हो, कैसे बनेगा, एक मिनट।
निखिल तो 0, -3 होगा। अगर y एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है तो नेगेटिव होगा 0, -3। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट ये है, इसका इमेज कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज कैसे बनेगा? अगर यहां पर मिरर नहीं है तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल 45 डिग्री। ए का इमेज कहां बनेगा? यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो मिरर के ऊपर। अगर ये एक ऑब्जेक्ट होता तो इसका इमेज यहां बनता। बी को अगर एक ऑब्जेक्ट मानोगे तो इसका इमेज यहां बनेगा B'। क्यों हम ऐसा बोला? वाई पे क्यों बना? क्योंकि ये 45 तो ये भी 45, तो जो x पर है वो y पे आ जाएगा, जो x पर है वो y पर आ जाएगा। A' यहाँ, B' यहाँ, तो ये बन जाएगा इमेज। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है और आपने एक बीच से 45 डिग्री पे लाइन ले लिया है, तो ऐसे अगर आप करोगे तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा। तो अगर ये मिरर है हमारा, तो मिरर से जितने डिस्टेंस पर पॉइंट ए है उतना ही डिस्टेंस पीछे बनेगा उसका इमेज। मिरर से जितने डिस्टेंस पे पॉइंट बी है उतना डिस्टेंस पीछे बनेगा बी का इमेज। तो जो एक्स एक्सिस पर होगा वो वाई पर आ जाएगा और जो वाई पर होगा वो एक्स पर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखो, इसके बाद लिखना है फील्ड ऑफ व्यू। हेडिंग लिखना फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, चलो देखो, ये मान लो मिरर है, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां है। पहले बताओ इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? पहले मुझे ये बताइए, इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? हाफ एन आवर और क्लास चलेगा बाबू। अभिनव, इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। क्या वो इमेज दिखेगा? क्या वो इमेज हमेशा दिखेगा? क्या वो इमेज हमेशा दिखेगा? देखो, इमेज हमेशा बनेगा ये बात सही है। मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है तो इमेज बनेगा। मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है तो इमेज बनेगा, बट वो दिखेगा या नहीं दिखेगा ये डिपेंड करेगा कि आप कहां से देख रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, पहले एक काम करो, इसका सबसे पहले इमेज बनाओ। मिरर तो यहीं तक है, इसको एक्सटेंड कर लो। इसको एक्सटेंड कर लिया, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन मिरर के ऊपर ड्रॉ करो। चूंकि मिरर यहीं तक था तो मैंने इसको एक्सटेंड किया और इसको मिरर मानते हुए यहां से परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ किया है तो ये बात कंफर्म है कि इमेज इसी लाइन पर बनेगा। मिरर से अगर ये डिस्टेंस x है, यानी ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पर है, तो इसी x डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। इमेज का लोकेशन भी आ गया। अब जितनी भी रेस टकराएगी, टकराने के बाद वो यहीं से आएगी। तो पहली रेस देखो यहां से टकराओ, से जब ये रेस टकरा के जाएगी ना तो आपको ऐसा फील होगा कि यहां से आ रही है, यहां से आ रही है। दूसरी रेस आप मिरर के टॉप से टकराओ, ये रेस भी टकराने के बाद कहां से लगेंगी? यहां से आती हुई लगेगी। ठीक, अब ये दोनों जो रेज है ना, ये दोनों रेज हमारा एक्सट्रीम रेज है। एक्सट्रीम रेज का मतलब मिरर के एकदम लोएस्ट पॉइंट और मिरर के एकदम टॉप पॉइंट से टकराने वाली रेज है। अब तुम ये बताओ कि जो भी रेज मिरर पे टकराएगी वो रेज इन दोनों के तो अंदर ही होगी।
ये वाली रेस और ये वाली रेस, जो भी रेस मिरर पे और टकराएगी वो इन्हीं दोनों रेस के अंदर होगी, तो वो जब टकरा के जाएगी तो इन्हीं दोनों के अंदर ही से निकलेगी, यानी ये दोनों एक तरह से क्या हो गया, बॉन्ड रेस। अच्छा, इस पॉइंट के नीचे जो रेस आएगी वो बिना टकराए सीधा निकल जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर जो रेस यहां से जाएगी वो बिना टकराए सीधा निकलेगी। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जितनी भी रेस मिरर से टकराएगी वो सारी रेस टकराने के बाद इसी दोनों रेस के अंदर से जाएगी। इसका मतलब ये हो गया बाउंड्री, ये वो बाउंड्री है जिसमें वो सारी रेस कहां से आती भी लगेंगी, इमेज से आती भी लगेंगी। तो इसी बाउंड्रीज को हम लोग कहते हैं, ये जो रीजन है इसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ व्यू। अगर ऑब्जर्वर इस फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होगा तो उसको इमेज दिखाई देगा, अगर ये ऑब्जर्वर फील्ड ऑफ व्यू के बाहर होगा तो इमेज दिखाई नहीं देगा। फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होगा तो इमेज दिखाई देगा, फील्ड ऑफ व्यू के अगर बाहर होगा, यहां अगर ऑब्जर्वर है तो इमेज दिखाई नहीं देगा, यहां अगर ऑब्जर्वर होगा तो इमेज दिखाई नहीं देगा, इन दोनों के अगर अंदर है तो इमेज दिखाई देगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फील्ड ऑफ व्यू। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो, इमेज अगर ये मिरर हम लोग यहां पे और इसको छोटा कर दें या मिरर को और बड़ा कर लें, मिरर को और बड़ा करें, ठीक है, मान लो यहां तक ले आए, आप एक जवाब दीजिए, अगर हम मिरर के लेंथ को बड़ा करेंगे तो इमेज का पोजीशन वही रहेगा कि चेंज होगा? इमेज का पोजीशन वही रहेगा या चेंज होगा? इमेज का पोजीशन वही रहेगा या चेंज होगा? वही रहेगा, क्योंकि जो भी रेस यहां जाएगी, अब ये वाली रेस भी टकरा कर यहां से आएगी ऐसे, तो इमेज जहां बन रहा है वो वही बनेगा, चाहे मिरर को हम बड़ा कर लें या कट करके और छोटा कर दें। सो मिरर के साइज पर इमेज का पोजीशन डिपेंड नहीं करेगा, इमेज जहां बन रही है वही बनेगी, चाहे मिरर और बड़ा कर लो या और छोटा कर लो, इमेज का पोजीशन वही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मिरर को मान लो बड़ा कर लेता हूं तो अब ज्यादा रे मिरर से टकराएगी और ज्यादा रे यहां से आती भी लगेगी। मिरर को अगर हम छोटा कर लेंगे तो कम रे मिरर से टकराएगी और कम यहां से आती भी लगेगी, यानी कि इमेज का जो पोजीशन है ना, इमेज का जो पोजीशन है वो वही रहेगा, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू चेंज करेगा। अगर आप मिरर ज्यादा बड़ा लोगे तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा हो जाएगा, मिरर छोटा लोगे तो फील्ड ऑफ व्यू कम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन मिरर के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ मिरर। किस पे डिपेंड करेगा? मिरर के साइज पे डिपेंड करेगा। मिरर जितना छोटा होगा फील्ड ऑफ व्यू उतना कम होगा, मिरर जितना ज्यादा बड़ा होगा फील्ड ऑफ व्यू उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। देखिए एक चीज है, क्लासेस, लाइव क्लासेस जब लाइव क्लास हो रही है, एक तो क्या है ना, आप लोगों का जो मेरे साइड से क्लास स्टार्ट हुआ है प्रोपोर्शनल टू मेरे साइज, हाँ साइज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। जो हम क्लास शुरू की है आप लोगों का वो काफ़ी मेरे साइड से जो क्लास स्टार्ट हुई है आप लोगों की वो काफ़ी लेट में स्टार्ट हुई है, ये प्रैक्टिकल बात है। और अगर आप क्लास काफ़ी लेट में स्टार्ट करते हैं मेरे साइड से तो ऑब्वियस बात है टाइम तो जा चुका है, अब उसी टाइम में मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करके सिलेबस पढ़ाना है। दूसरा, आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सोच रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके पहले जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो हम कंप्लीट कर दें। जैसे ऑप्टिक्स है आपका, इलेक्ट्रोस्टैट है, वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए क्लास को सैटरडे भी लगाया गया है और संडे भी हम लोग क्लास लेंगे। अब क्लास का ड्यूरेशन जब तक आप ज़्यादा नहीं रखोगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो? प्रैक्टिकली सोचिए, कुछ बच्चे लाइव आते हैं 1 घंटा के बाद वो मतलब जो है उनका टाइम हो जाता है, चाहे क्लास कंटिन्यू हो या ना हो, माइंड सेटअप है कि बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ये मतलब
बहुत ही बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, बट कुछ बच्चे ही बहुत मतलब डेडिकेटेड हैं। मतलब हम इग्नाइट क्लास में पढ़ाते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 घंटे का कंटिन्यू क्लास लेते हैं और एक बच्चा भी ये नहीं बोलता है कि सर क्लास मतलब लेट हो गया या काफ़ी लेंदी क्लास हो गया। कंटिन्यू मेरा रिकॉर्ड है वहाँ पे 3 घंटा नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के, 5 मिनट का भी ब्रेक हम नहीं दिए हैं, 3 घंटा, और अक्सर लेते हैं वहाँ पे। तो चीज़ों को समझो, अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है ना, हर एक चीज़ को पढ़ना है, अगर हर एक लेवल पे जाके पढ़ना है तो टाइम देना पड़ेगा और आपको भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रेजेंस ही हम लोगों में एनर्जी लाता है। अगर आप प्रेजेंस आपका कम रहेगा, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं नो डाउट, बहुत रेगुलर हैं, बहुत पंक्चुअल हैं, लेकिन कुछ बच्चों से मेरी शिकायत है, तो आप लोग थोड़ा सा समझो इस बात को, है ना। चलो देखो, तो ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब फील्ड ऑफ व्यू, मिरर का साइज जितना बड़ा रखोगे फील्ड ऑफ व्यू उतना ज्यादा होगा, यानी ज्यादा एरिया तक आपको इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे, देखो इमेज का बनना मिरर के साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इमेज का दिखना मिरर के साइज पे डिपेंड करेगा। और आप इमेज तभी देख पाओगे, आप इमेज तभी देख पाओगे जब आप फील्ड ऑफ व्यू के अंदर हो। मेरी बात एक बार और सुनना, यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंसेप्ट को नहीं समझ पाता और क्वेश्चन गलती करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख रहे हो, जैसे मान लो ये मिरर है, जो कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ये मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? सबसे पहले तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कन्फर्म है इमेज इसी लाइन पर होगा, जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगा। चलो इमेज भी मुझे पता चल गया कहां बन रहा है। एक रे हम लोग ड्रॉ करेंगे मिरर के लोएस्ट पॉइंट पर, एक ड्रॉ करेंगे मिरर के टॉप पॉइंट पे, बाकी रेस ऑटोमेटिक इसके अंदर ही गिरेगी। ठीक, ये रेस टकराकर ऐसा लगेगा कि वहां से आ रही है, और ये रेस टकराकर लगेगा कि यहीं से आ रही है, तो ये फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है तो आपको फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होना पड़ेगा, पहला चीज। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहते हो ना, तो आप उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आना पड़ेगा आपको, तभी आप इमेज देख पाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है इस रास्ते पर, ये ऑब्जर्वर जा रहा है इस रास्ते पर, ऑब्जर्वर इस रास्ते पे जा रहा है, अब ये ऑब्जर्वर खुद का इमेज देखना चाह रहा है, खुद का। तो अगर आप खुद का इमेज देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप मिरर के एग्जैक्टली सामने और मिरर के एग्जैक्टली सामने यहां तक, कहां से, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये यहां जाएगा डी। ध्यान से सुनना, अगर ये ऑब्जर्वर खुद का इमेज देखना चाह रहा है कि इसको अपना ही इमेज देखना है, तो ये अपना इमेज ए से लेकर सी तक देख पाएगा। कोई भी ऑब्जर्वर खुद का इमेज कब देखेगा? जब वो मिरर के एग्जैक्टली सामने होगा, यहां से लेकर के यहां तक, तब वो खुद का इमेज देखेगा। लेकिन अगर ये ऑब्जर्वर चाहता है कि हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखें, तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज बी से लेकर के डी तक देख पाएगा फील्ड ऑफ व्यू के अंदर। ये दो कंसेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो मैं जा रहा हूं मिरर के पैरेलल, ये ऑब्जर्वर जा रहा है, अब अगर ये ऑब्जर्वर चाहता है कि हम किसका देखें, बी और डी के, हाँ, अगर ये ऑब्जर्वर चाहता है कि मैं खुद का इमेज देखूं, तो ये अपना इमेज कब देख पाएगा? जब वो मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर सामने होगा, और यहां मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर सामने ए से लेकर सी तक ये अपना खुद का इमेज देखेगा। लेकिन फील्ड ऑफ व्यू कहां से कहां तक है? बी से लेकर डी तक फील्ड ऑफ व्यू है, बी से लेकर डी तक फील्ड ऑफ व्यू है। तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का इमेज कब देख पाएगा? बी से लेकर डी तक। यानी ऑब्जेक्ट का इमेज अगर देखना है ए से लेकर सी तक, हाँ, ए से लेकर सी तक खुद का इमेज देख पाएगा, और बी से लेकर डी तक, बी से लेकर डी तक ऑब्जेक्ट का इमेज देखेगा। यानी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज देखना है तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आना पड़ेगा, और खुद का इमेज देखना है तो मिरर के परपेंडिकुलर
वाले लेंथ पे आपको आना पड़ेगा। जब तक आप मिरर के एकदम सामने हो तब तक आप खुद का इमेज देख पाओगे। सी से जैसे ऊपर जाओगे आपको खुद का इमेज दिखाई नहीं देगा, बल्कि ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए। आप जो मैं पूछ रहा हूं वो उसका जवाब दीजिए। ए से लेकर बी तक किसका इमेज दिखाई देगा, किसका नहीं देगा? किसका इमेज दिखाई देगा, किसका नहीं देगा? ए से लेकर बी तक ऑब्जर्वर का इमेज दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, बी से लेकर सी तक ऑब्जर्वर भी दिखाई देगा और ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा। सी से लेकर डी तक ऑब्जर्वर दिखाई नहीं देगा लेकिन ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या बात समझ में आया मेरा? बातें समझ में आई है, हाँ या ना? हाँ, दोनों दिखाई देगा। बी से लेके सी तक दोनों दिखाई देगा, क्योंकि ये फील्ड ऑफ व्यू के अंदर वाला भी एरिया है और मिरर के सामने भी है, तो ये दोनों दिखाई देगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ध्यान से सुनना। ये है मिरर, मिरर है 2 मीटर लेंथ, यहां है 1 मीटर, यहां 1 मीटर, यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहां पे ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जर्वर इसी लाइन से जा रहा है। ऑब्जर्वर इसी लाइन से जा रहा है। किस लाइन से? जिस लाइन पर ऑब्जेक्ट है। पाथ ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर इसी पाथ पे जा रहा है। यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 मीटर से 1 मीटर ऊपर 2 मीटर का एक मिरर लगा हुआ है। बताइए कितने लेंथ तक ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा? कितने लेंथ तक ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएगा? क्वेश्चन है अप टू व्हाट डिस्टेंस ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। खुद का नहीं, ऑब्जेक्ट का इमेज उसको देखना है। तो कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कब तक देख पाएगा? जब तक वो उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर होगा। तो फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको इमेज बनाना पड़ेगा। और इमेज कैसे बनेगा? मिरर को एक्सटेंड करो, ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो वो तो लाइन यही वाला हो गया। इमेज इसी लाइन पर होगा। अब अगर ये मिरर है तो मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर पीछे इमेज बनेगा। 2 मीटर पीछे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। एक रे यहां से लीजिए मिरर के लोएस्ट पॉइंट से और एक लीजिए मिरर के टॉप पॉइंट से। ठीक है, ये वाली रेस टकरा कर कहां से लगेगी? आती हुई यहां। ये वाली रेस टकरा कर कहां से लगेगी? आती हुई रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे लगेगी। और ऑब्जर्वर चूंकि इस पाथ पे जा रहा है तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लेंथ होगा ये इसी लेंथ तक देख पाएगा, क्योंकि यही लेंथ फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। यही लेंथ फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। कुछ नाम रख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा M, इसका नाम रख लेते हैं A, B, I, P, Q और ये O। तो ये वाला डिस्टेंस O से लेके P तक इसको y1 मान लीजिए और पूरा यहां से लेके यहां तक इसको y2 मान लीजिए। अब सिमिलर ट्रायंगल जरा लगाइए। तो सिमिलर ट्रायंगल जरा लगाइए। देखिए मैं सिमिलर ट्रायंगल बोल रहा हूं, आप ध्यान देना। AMI ये ट्रायंगल, AMI POI ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है।
कौन सा ट्रायंगल मैंने बोला? AMI, ये ट्रायंगल POI दोनों सिमिलर है, तो साइड का रेशियोज बराबर होगा। इसका 1/2, 1/2, इसका 1 तो इसका y1, इसका 2 तो इसका 4, 1/2 तो इसका y1/4, तो y1/4, तो यहां से y1 कितना आ रहा है? 2 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया 2 मीटर। y2 निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो, BMI, ये ट्रायंगल BMI, और ये ट्रायंगल बड़ा वाला QOI, दोनों सिमिलर होगा। BMI सिमिलर QOI। अब इस ट्रायंगल में देखना, BMI में ये कितना है? 3, ये कितना है? 2, तो इसका 3 तो इसका y2, इसका 2 तो इसका 4, तो इसको लिखेंगे 3/2, 3 यहां से यहां तक 3/2, तो ये हो जाएगा y2/4, तो y2 यहां से कितना आ गया? 6। तो कितने लेंथ तक वो देखेगा इमेज? y2 माइनस y1, 6 माइनस 2, 4 मीटर, 4 मीटर तक वो इमेज देख पाएगा। हाँ, B से D तक भी दोनों 4 मीटर तक वो देख पाएगा इमेज। कितने मीटर तक? 4 मीटर तक। अगर ऑब्जर्वर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, अगर ऑब्जर्वर कितने रफ्तार से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो कितने टाइम तक देखेगा? टाइम बताओ, कितने टाइम तक इमेज देख पाएगा? अगर ऑब्जर्वर का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, टाइम बताइए कितने टाइम तक इमेज देख पाएगा? तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना हो गया? 4 मीटर ना, 4 मीटर तक वो देख पाएगा। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 4, स्पीड कितना है? 2, 2 सेकंड तक देख पाएगा। 2 सेकंड के बाद इमेज नहीं देख पाएगा, 2 सेकंड के बाद इमेज नहीं देख पाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान इसलिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ था, ऑब्जर्वर वहीं से पास हुआ। ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ था, ऑब्जर्वर वहीं से पास हुआ। अंकित सही है, अभिनव सही है, रोनित सही है, निखिल सही है आपका आंसर, श्रेया पांडे सही है। 2 सेकंड। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर हो गया, ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं जल्दी से, उसके बाद आप लोगों को एंड कर देते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लो फिर छोड़ देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट। यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है ना, और 1 मीटर ऊपर 2 मीटर का एक मिरर रखा हुआ है। समझ पाए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर 1 मीटर ऊपर पे जाकर के 2 मीटर का मिरर रखा हुआ है, और ऑब्जर्वर इस पाथ पे चल रहा है। इस बार देखो क्वेश्चन मैंने क्या चेंज किया, पहले वाले क्वेश्चन में जहां पर ऑब्जेक्ट था उसी लाइन पे ऑब्जर्वर जा रहा था, अभी कहां है? ऑब्जर्वर अलग पाथ पे जा रहा है। ये पाथ यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। ये है आपका
ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लेंथ तक या कितने डिस्टेंस तक इमेज दिखाई देगा, बताइए। व्हाट डिस्टेंस, अप टू व्हाट डिस्टेंस ऑब्जर्वर कैन सी द इमेज। पहला काम क्या करेंगे, पहले काम आप लोग इमेज बना लीजिए। ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए मिरर के ऊपर। मिरर तो यहीं तक है, बट आप उसको एक्सटेंड कर लीजिए। जब आप एक्सटेंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा मिरर। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो ऑलरेडी वही एक्स एक्सिस, ये तो पहले से परपेंडिकुलर है, तो इमेज इसी लाइन पर होगा। मिरर से कितना आगे ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर। कितना पीछे इमेज बनेगा, 2 मीटर। तो इमेज बन गया 2 मीटर पीछे। अब फटाफट क्या करोगे, एक रे मिरर के लोएस्ट पॉइंट से टकराना है, एक रे मिरर के टॉप पॉइंट से टकराना है। ये वाली रेस टकराने के बाद कहां से आती हुई लगेगी, इमेज से। ओह माय गॉड, वो तो उधर चला गया। अच्छा, ये तो मैच ही नहीं कर रहा ना। चलो अब समझ लेना, यहां मत कट कराना, यहां चूंकि ऑब्जर्वर इस लाइन पे जा रहा है। अब ये डायग्राम तुम लोगों के ऊपर है, ये बोर्ड के ऊपर चला गया डायग्राम, अब बस दिखेगा नहीं, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल एक में लगा के बता देता हूं। पहला तो यहां कट गया, ये वाली जो रेस जा रही है वो कहीं और काटेगी ना, तो ये डिस्टेंस मान लो y1 है। मैं y1 आपको बता दे रहा हूं, y2 उसके ऊपर होगा, है ना। और डिस्टेंस कितना होगा, y2 माइनस y1। कितने डिस्टेंस तक ये देखेगा इमेज, y2 माइनस y1। तो पहले y1 निकालते हैं। देखो ये ट्रायंगल एम ए बी, इसको मान लो पी, ए एम आई ट्रायंगल, देखो ए एम आई सिमिलर ट्रायंगल है किसके, पी, इसका नाम कुछ रख लेते हैं, एन रख लो, पी एन आई, ए एम आई ये ट्रायंगल, और पी एम आई, पी एन आई ये ट्रायंगल, दोनों सिमिलर है, पी एन आई। तो इस ट्रायंगल का 1 मीटर, तो इसका y1, इसका 2 मीटर, तो इसका 2 + 2 + 2 6 मीटर। तो इसके हिसाब से 1/2, इसके हिसाब से y1/6, तो y1 हो जाएगा 3 मीटर। y1 कितना आ जाएगा, 3 मीटर। y1 आ गया 3 मीटर, ये लेंथ आ गया 3 मीटर। उसी तरह y2 निकलेगा, और y2 के लेंथ में y1 के लेंथ को घटाओगे तो आएगा वो डिस्टेंस जहां तक की फील्ड ऑफ व्यू है ना, जहां तक फील्ड ऑफ व्यू है। हाँ, y1 3 आ गया, तो d निकाल लीजिएगा आप लोग। y2 पहले निकाल लीजिएगा, y2 के हेल्प से d निकाल लीजिएगा। y2 के हेल्प से क्या निकाल लेना है, d निकाल लेना है। कल हम लोग प्लेन मिरर कंप्लीट कर लेंगे। प्लेन मिरर में कल क्या बचा है, प्लेन मिरर में बचा आपका डेविएशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज और रोटेशन ऑफ द मिरर, ये बचा हुआ है। तो कल हम लोग इस चीज को कंप्लीट करें, एंड नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। ओके, थैंक यू।